देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाले तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्री गंगा सभा की प्रसिद्धि जर्मनी तक पहुंची है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संसद में गंगा के महोत्सव पर आधारित प्रोग्राम में भाषण देने के बाद हरिद्वार लौटे गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। मंगलवार शाम हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने विशेष गंगा पूजन किया है और साथ ही फ्रैंकफर्ट की संसद में गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान वहां कई व्याख्यान आयोजित हुए हैं, जिसमें तन्मय वरिष्ठ ने गंगा और साथ ही हर की पैड़ी के महत्व को लेकर अपनी बातें रखी हैं। गंगा सभा और अन्य तीर्थ पुरोहितों ने इसे मां गंगा की महिमा और तीर्थ पुरोहितों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। सौभाग्य का विषय है कि जर्मनी की भूमि से पूरे विश्व को मां गंगा की महत्वता और मां गंगा की महिमा का व्याख्यान देना मेरे लिए भी जीवन के स्वर्णिम अवसरों में से है। मैं इसके लिए पूरी मां गंगा के आशीर्वाद को, पुरोहित समाज के आशीर्वाद को और अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पूरी गंगा सभा की जो हमारी ये कार्यकारिणी है, जो पूरी टीम है, इसका पूरा श्रेय उसको जाता है। सब लोग जिस तरह तक प्रयास से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ गंगा सभा ही नहीं, जो हमारे सभी साथी हैं उनकी मेहनत के आधार पर ये पूरे विश्व में हम गंगा सभा को भी विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। और मां गंगा और हर की पौड़ी की तो महत्वता कहीं पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां गंगा सबको महत्वता दिलाती है। सिर्फ प्रयास इतना ही है कि देश विदेश में भी जाकर हम अपने स्थान का और मां गंगा के माध्यम से लोग कैसे अपने इस जीवन में मां गंगा का आशीर्वाद पा सकते हैं और इस जीवन को और इस जीवन के उपरांत भी कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसकी महत्वता बताने का अवसर मिला। ये निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में नए साल के आगमन से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नववर्ष के स्वागत को लेकर एक समागम का आयोजन किया है। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। हरिद्वार कांग्रेस और समागम स्वागत कार्यक्रम नववर्ष के मौके पर हरिद्वार पहुंचे वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ का नारा जमीनी हकीकत में गलत साबित हो रहा है। उन्होंने स्वर्गीय अंकिता भंडारी मामले का जिक्र करते हुए इसे बेहद दुखद और दर्दनाक बताया। हरिद्वार से लेकर पहाड़ों तक बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित हो रहा है। अंकिता भंडारी का मामला पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला है और इससे पहले भी हरिद्वार के संतर शाह क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ था। ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, बेहद जरूरी है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार उठा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नए साल के जश्न के बीच महिला सुरक्षा को लेकर उठे ये सवाल एक बार फिर सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। देश के जनमानस के मन में एक जो आपने कहा ना, इनका एक वो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कृत्य हैं, जो कुकृत्य मैं उनको कहूँगा, कुकर्म कहूँगा। आप देखिए सांतर शाह में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसको मार के सड़कों पर डाल दिया जाता है। देहरादून में एक लड़की 17 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है। आपके भीमताल में यही घटना हुई, चकरौता में यही घटना हुई, और इन सब घटनाओं के पीछे आपके भाजपा के ही लोग क्यों लिप्त हैं, क्यों संलिप्त पाए जाते हैं, क्यों भाजपा के लोग इसके पीछे हैं? इसका मतलब आज उत्तराखंड के जनमानस में एक भावना बन गई है कि ये महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित राज्य हो गया है। और महिलाएं तो ये कहती हुए मैं सुन रहा हूँ उनको कि भाजपा से बेटी बचाओ हो गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में बन गई है। अंकिता भंडारी का केस कांग्रेस ने लगातार 3 वर्षों से सड़क से लेकर सदन तक हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अंकिता ने जब अपनी उसकी मृत्यु से पहले जब उसको अपने दोस्त से बात हुई, तो उसने ये बात का उजागर किया था कि कोई वीआईपी है जिसके लिए जो है
होटल के जो मैनेजर्स हैं वो लोग हैं वो उस पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए उसकी अनुचित सेवा के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। ये बात उसने अपने दोस्त से कही और वो जो है पुलिस के पास बहुत बड़ा सबूत है। और भाजपा कहती है वीआईपी, कभी कहती है वो कि वीआईपी कमरा था, लेकिन आज तो क्योंकि कहा जाता है पाप कभी भी छुपता नहीं है और उस लड़की को न्याय मिल के रहेगा। आज खुद भाजपा के लोगों की ओर से ये बात सामने आई है कि वो वीआईपी एक गट्टू है। इनका जो प्रभारी था और जो यहाँ संगठन प्रभारी है, दोनों ही उसमें संलिप्त हैं और हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच हो, फॉरेंसिक, और जो जिस महिला ने आरोप लगाया है उसके भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि वीआईपी कौन है और उस वीआईपी को सजा मिलनी चाहिए। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक एसएसआई, आपको बता दें एसएसआई मोहम्मद यूनुस के स्थानांतरण पर एक गरिमामय एवं भावनात्मक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने कहा कि रामनगर में उन्हें जो स्नेह, सहयोग और सम्मान मिला है उसे वे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की पोस्टिंग के दौरान जब उन्होंने उनके समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और क्षेत्र की समस्याओं को नजदीकी से देखा है। और साथ ही एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने कहा कि लोगों के प्रेम और विश्वास के कारण उनका 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल बेहद सहज और यादगार रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन उन्हें नए अनुभव सीखने को मिले हैं, जिसने उन्हें एक बेहतर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने की प्रेरणा दी है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एसएसआई मोहम्मद यूनुस के व्यवहार, कार्यशैली और जनता के प्रति संवेदनशीलता की खुलकर प्रशंसा की है। और समारोह के अंत में सभी ने एसएसआई मोहम्मद यूनुस के उज्जवल भविष्य की कामना की और भावुक माहौल में उन्हें विदाई दी है। ये कार्यक्रम रामनगर में उनके सफल, सराहनीय और जनहितकारी कार्यकाल की एक यादगार मिसाल बनकर सामने आया है। रामनगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए ग्राम प्रधान आमजन की सुविधा के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। राहगीरों और यात्रियों को ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से ग्राम सभा के विभिन्न स्थानों में अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ग्राम पूछड़ी प्रधान हज्जन नरगिस की ओर से की गई इस पहल के बारे में प्रधानपति हाजी शकील अहमद ने बताया कि बीते कुछ दिनों से ठंड से लगातार इजाफा ठंड में देखने को मिल रहा है। ऐसे में ग्राम सभा के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे सुबह शाम आने जाने वाले राहगीर, मजदूरों और यात्रियों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। ग्राम पूछड़ी के प्रधान हज्जन नरगिस ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की परेशानी को समझते हुए गांव में अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कराई है और उनके इस मानवीय कदम से ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है और लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और ठंड के इस मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ भी कार्य कर रहे हैं। ग्राम प्रधान हज्जन नरगिस जी के द्वारा क्षेत्र में जो है 10 अलग अलग चौराहों पे जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। 2 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ये पूछड़ी ग्राम प्रधान हज्जन नरगिस जी द्वारा अपने सौजन्य से अलाव की व्यवस्था की गई है। खबर जसपुर से है, जहां पूरा देश नए साल के जश्न में मनाने की तैयारी में लगा है। वहीं जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशन को काशीपुर के साथ जसपुर कोतवाली पुलिस प्रशासन के साथ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर शरारती तत्वों व नाबालिग द्वारा शहर क्षेत्र में हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी निगरानी की जाएगी और साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अपनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर ने ऐसे शरारती तत्वों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नए साल का जश्न बड़े ही शान और शौकत एवं धैर्य के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर मनाएं, हुड़दंगबाजी से दूर रहें। नगर सर के द्वारा नव वर्ष के आगमन के क्रम में
जो लोग उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं उनमें क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से चेकिंग कराई जानी है, उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग और भ्रमण की ये एक सीरीज चलेगी, जिसमें सीओ काशीपुर, इंस्पेक्टर जसपुर, इंस्पेक्टर काशीपुर और अन्य सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। अपने अपने निर्धारित जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां चेकिंग के लिए कार्रवाई होनी है, उसमें मुकम्मल तरीके से विशेष रूप से कोशिश ये है कि जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं वे ना करें, स्वयं को असुरक्षित स्थिति में न डालें और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोमीटर से चेकिंग कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर नगर डीएम कार्यालय के बाहर मंगलवार को केशव नगर निवासी रामपाल 45 वर्षीय का शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 16 दिसंबर को केडीए ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मकान को तोड़ दिया और वहां पास में ही तिरपाल डालकर रह रहे थे। सोमवार देर रात ठंड से उनकी मौत हो गई है। मौत के बाद परिजन शव को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गए हैं और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मृतक की बेटी ज्योति ने बताया कि उनके पिता की ठंड से मौत हुई है। 16 दिसंबर को केडीए द्वारा उनका मकान गिराए जाने के बाद वहां ठंड में तिरपाल डालकर रह रहे थे। भीषण ठंड से उनकी मौत हो गई है। उनको रहने के लिए मकान और मुआवजा चाहिए। परिजनों द्वारा डीएम कार्यालय के बाहर शव रखे जाने के बाद एटीएम सिटी और साथ ही डॉक्टर राजेश कुमार मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने वार्ता के लिए परिजनों और साथ ही कुछ क्षेत्रीय लोगों को बुलाया है। डीएम कार्यालय में वार्ता फिलहाल जारी है। कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और मैं भीमानवी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। फसल जी, यहाँ डीएम ऑफिस में आप लोग बॉडी रख के बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि केडीए द्वारा 10 दिन पहले इनके मकान तोड़ दिए गए थे। केडीए ने मकान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिछले 10 दिनों से केडीए इनको टहला रहा है, इनको मकान नहीं दे रहा है। और स्थिति ये है कि इतनी ठंडी में तो पहली चीज़ केडीए को मकान नहीं तोड़ना चाहिए। अब चूँकि केडीए ने इनके मकान तोड़े, केडीए इनको 10 दिन से टहला रहा है और नतीजा ये हुआ कि उसी जगह पर, चूँकि इनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उसी जगह पर पन्नी डाल के, तिरपाल डाल के ये लोग पिछले 10 दिन से रह रहे हैं और केडीए के चक्कर लगा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि जो हमारे रामपाल वाल्मीकि हैं वो ठंड लगने से जो है इनकी मौत हो गई। तो ये जो है हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। क्योंकि डीएम साहब मालिक हैं, जिले के मालिक हैं, वो उनकी सरपस्ती है, उनकी जो है जिम्मेदारी है। तो हमें डीएम साहब से जो है निवेदन है हमारा कि इस परिवार को, इस आत्मा को जो है शांति दें, इस परिवार को जो है मुआवजा दें और सबको जो है जो बेघर लोग हैं उनको मकान दें। अच्छा, आज कहाँ पर आए हैं और क्यों घेराव किया डीएम ऑफिस? नहीं, ये घेराव नहीं है, ये तो हमारी रिक्वेस्ट है। ये परिवार के लोग हैं और हम तो ये डीएम साहब से कहना है कि इन सबको मकान दे दीजिए और जो है हम जाके जो है, क्योंकि अगर ये बॉडी ना लेके आते तो बताओ फिर जो है कल और कोई खत्म हो जाता, कौन यकीन मान रहा है? किस जगह गिराया था, किस जगह मकान गिराया है? नवस्था डब्लू ब्लॉक जो है पे, उस्मानपुर डब्लू ब्लॉक पे जो है बस्ती गिराई गई है। आपको अंदर बुलाया तो क्या कहा गया? हमसे जो है उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का समय मांगा है और 1 हफ्ते का समय मांगा है और 1 हफ्ते में जो है उन्होंने कहा है टीम गठित कर के हम जो है सबको जो है मकान देने का आश्वासन दे रहे हैं। टीम गठित कर देंगे, 1 हफ्ते से कम नहीं हो पाएगा। और पोस्टमार्टम करा के और परिवार को जो है 4 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से स्कीम है शीतलहर में मरने पर वो देने के लिए कहा है। तो अभी मैंने जो है कहा है कि तमाम जिनकी बात रखने आया हूँ उन लोगों से हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि करना क्या है। खबर सोनभद्र से है, जहां अवैध कच्ची शराब को लेकर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर चल रहा सहन तलाशी अभियान और साथ ही शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड और बस्तियों में चला अभियान। टीम ने कच्ची शराब के लिए 2-3 क्विंटल लहन किया बरामद। शक्तिनगर थाना क्षेत्र का मामला। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर में फर्जी जमीनतगारों और साथ ही जमानतगीरों का सिंडिकेट पुलिस के रडार पर 578 जमानतगीरों का हुआ है सत्यापन।
आपको बता दें, साइबर अपराध, लूट और हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को फर्जी जमानत पर जेल से बाहर निकलवाने वाले जमानतगीरों को सिंडिकेट जल्द ही टूट सकता है। और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देश में 1 दिसंबर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खासतौर पर दूसरे जिलों व राज्यों से पकड़े गए आरोपियों की जमानत कराने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस अभियान के नोडल अधिकारी एडीसीपी और साथी महेश कुमार को बनाया गया है। बीते 29 दिनों में 378 मामलों में जमानत लेने वाले 578 जमानतगीरों का सत्यापन किया जा चुका है। जांच के दौरान कई जमानतगीरों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान पूरा होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पुलिस का मानना है कि गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्दी जमानत मिलने से अपराध बढ़ने की आशंका रहती है और साथ ही जेल से बाहर आते ही अपराधियों से आम जनता, आम लोगों का भय का माहौल बनता है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पुलिस अदालत में आरोपियों की जमानत ना हो, इसके लिए पूरी पैरवी करती है, लेकिन शहर में जमानतगीरों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो जालसाजी कर आरोपियों की जमानत कराने में जुटा रहता है। इस पूरे मामले में चौकी और थाना स्तर पर सत्यापन में लापरवाही भी सामने आई है, जिसका फायदा अपराधियों को मिल रहा था। इसी को लेकर पुलिस आयुक्त ने यह अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जो लोग फर्जी तरीके से या बार बार अलग अलग अपराधों की जमानत ले आ रहे थे, उनकी पहचान की जा रही है। अभियान फिलहाल जारी है। दूसरे राज्यों में पकड़े गए साइबर ठग बने बड़ी चुनौती। पुलिस के लिए दूसरे राज्यों से जिले में पकड़ कर लाए गए साइबर ठग सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बाहरी जिलों से राज्य से पकड़े गए आरोपियों की जमानत कौन ले रहा है। खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। का मामला सामने आया है, क्या उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी? ये कानपुर कमिश्नरेट में ये देखा गया है कि कुछ जमानतदार जो है वो कई केसों में जमानत ले रहे हैं। ऐसे हैबिचुअल जमानतदारों की जो वेरिफिकेशन कराने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और इसमें सभी जोन पे ये निर्देश है कि ऐसे जमानतदारों का और जो कि हैबिचुअल प्रवृत्ति के हैं, अपराधियों के साथ उनकी साठगांठ है, उनसे मिले हुए हैं, तो इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अफसर को इसका नोडल बनाया है, जो दिन प्रतिदिन इनका वेरिफिकेशन थाने स्तर पे होने के बाद उनके द्वारा परीक्षण किया जाता है और साथ ही साथ जोन वार कि वो किस जोन से कहाँ से जमानत लिए हुए हैं उसको वो वेरीफाई करते हैं। अभी ये प्रक्रिया चल रही है और बाद में जब हम लोगों के पास पूरा इसका डिटेल आ जाएगा तो हम लोग ऐसे जमानतदारों को जो कि हैबिचुअल है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। का मामला सामने आया है, क्या उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी? ये कानपुर कमिश्नरेट में ये खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में भेड़िए के हमले में बच्चों की मौत में मामले में उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा एक्शन है। सीएम योगी के आदेश पर हटाए गए डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव, डीएफओ एटा सुरदेशा को बनाया गया है। बहराइच का डीएफओ आपको बता दें सुंदर रेशा बहराइच डीएफओ राम सिंह यादव मुख्यालय किए गए हैं अटैच। खबर मिर्जापुर से है, जहां आपसी विवाद में 2 की हुई मौत। धारदार हथियार से एक पड़ोसी ने दूसरे पर किया हमला और कर दी हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या कर लिया। डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। चुनार थाना क्षेत्र के लाहौरी पहाड़ी जंगल का मामला।
जौनपुर जिले के नेवरिया थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में 19 दिसंबर को अजूब नामक युवक की संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटकते शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफन कर दिया। घटना के समय मृतक की पत्नी आलिया गुजरात थी और साथ ही अधिकारियों से मिलकर पति की हत्या होने की आशंका व्यक्त की है। शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक का शव 11 दिन बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है। नववर्ष के मद्देनजर बिलग्राम में सीओ रवि प्रकाश सिंह की अगुवाई में पैदल गश्त, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था रही फोकस में। और आपको बता दें, आगामी नववर्ष के आगमन को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बिलग्राम क्षेत्राधिकारी सीओ रवि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में नगर में विशेष पैदल गश्त अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखना था तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और भी अधिक मजबूत करना रहा। पैदल गश्त के दौरान सीओ रवि प्रकाश सिंह के साथ कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार राय, कस्बा इंचार्ज अजय तोमर और उप निरीक्षक अरविंद यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। और साथ ही पुलिस अधिकारियों ने नगर के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। नववर्ष को देखते हुए विशेष रूप से यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को कड़ी निर्देश चेतावनी दी गई। वहीं ढाबों, होटल एवं दुकानों के सामने सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाकर उन्हें निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़ा कराया गया ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सीओ रवि प्रकाश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नववर्ष के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीओ ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और नगर में लगातार गश्त एवं निगरानी की जा रही है। पैदल गश्त से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बनता है, बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना भी प्रबल होती है। सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि नववर्ष से पहले इस प्रकार की गश्त से नगर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। पैदल गश्त किया, क्या कहना चाहेंगे? नए वर्ष के पहले जो है आज फ्लैग मार्च के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिया था। इसी के तहत आज कस्बे में थाना बिलग्राम के पुलिसकर्मियों और पुलिस लाइन से कुछ पुलिसकर्मी प्राप्त हुए थे, उनके साथ फ्लैग मार्च किया गया है। सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि नव वर्ष के जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक होंगे, नियमों के अनुसार होंगे, कोई भी ट्रैफिक नियम को वायलेट नहीं करेगा। खबर कन्नौज से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी डबल डेकर बस। चालक की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित। धुआं उठता देख चालक ने एक तरफ खड़ी कर उतार दिया यात्री और साथ ही मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया है काबू। जानकारी होती ही एसपी, सीओ, एसडीएम मौके पर पहुंचे। बस यात्रियों को दूसरे वाहन से भेजा। तिरवा कोतवाली के 192 किलोमीटर पर हुआ है हादसा। दिल्ली से बिहार जा रही थी डबल डेकर बस। खबर चंदौली से है, जहां बिजली बिल राहत योजना को लेकर उपभोक्ताओं में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रथम चरण के अंतिम दिनों में बिजली दफ्तरों में लंबी कतारें हैं और साथ ही सरचार्ज पर 100% व मूलधन पर 25% तक की छूट है। अब तक 8 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली 74,000 में से 9,300 उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ। द्वितीय चरण 31 जनवरी से तृतीय 28 फरवरी तक है और साथ ही विभाग की अपील, अंतिम समय का इंतजार न करें। मैं आशीष कुमार सिंह, शासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम चंदौली। सर, क्या अभियान चल रहा है? ये अभियान कब तक चलेगा? अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा और ऊर्जा विभाग के द्वारा एक विद्युत बिल राहत योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को 3 चरणों में तो ये योजना चल रही है। तो प्रथम चरण जो है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए था। इसमें उपभोक्ताओं के
सरचार्ज जो उनका है उस पे जो है आपका 100% माफी की योजना थी और साथ में मूलधन पे 25% की छूट की थी। द्वितीय चरण में क्या है सर? द्वितीय चरण में आपका जो ब्याज है वो 100% माफ रहेगा और मूलधन में कमी हो जाएगी इसकी। तो ये सर द्वितीय और तृतीय चरण कब तक चलेगा? ये टोटल योजना जो है द्वितीय चरण आपका 31 जनवरी तक है और जो अंतिम फेज है इसका ये 28 फरवरी तक चलेगा। सर अभी तक कितनी वसूली हुई है, कितने उपभोक्ताओं ने इसका लाभ अभी तक लिया? वर्तमान में जो इस खंड के अंतर्गत है वो लगभग 74,000 उपभोक्ता थे, जिसमें से 9,300 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करके करीबन 8 करोड़ रुपए इस खंड के अंतर्गत प्राप्त किए गए हैं। खबर महोबा से है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने मंगलवार से जैतपुर ब्लॉक परिसर के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया है। अनशन के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब आधा सैकड़ा किसानों ने धरना स्थल पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बालाजी ने किसानों की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए बताया कि बलकट बटाई के अलावा सीधे किसान द्वारा कराए गए फसल बीमा की राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए। उन्होंने जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर बबलू सक्सेना नामक व्यक्ति द्वारा डॉक्टरों की मिलीभगत से 1000 और साथ ही 5000 रुपए तक अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। किसान नेताओं ने सिंचाई के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई है और बाईपास से शराब के ठेके को हटाने, मंडी के बाहर हो रही खरीद पर रोक लगाने तथा श्रीनगर तिराहे से बीज गोदाम का अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसके अलावा जैतपुर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बैठाया जाता है और साथ ही शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। आंगनबाड़ी विभाग में पिछले 6 महीने से बाल पोषाहार एवं पुष्टाहार वितरण न होने पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। किसान यूनियन ने श्रीनगर तिराहे से मांस मछली की दुकानों को हटाने की भी मांग की है और साथ ही धरनास्थल पर LIU सहित पुलिस बल मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी है, मैं बुंदेलखंड का संगठन प्रभारी हूँ। आज बेलाताल में जैतपुर में ब्लॉक परिसर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बुंदेलखंड यूनियन के तहत। क्या वजह है, किन मांगों को लेकर? किसान का बीमा पूरा का पूरा निरस्त कर दिया गया है। जो सही किसानों का बीमा है उसको निरस्तीकरण से बाहर किया जाए, केवल बलकट बटाई वालों की जांच की जाए। सही किसानों का बीमा जो निरस्त किया गया है उसको बहाल करके तुरंत किसानों के खातों में डाला जाए। जो शेष मुआवजा है उसको तुरंत डाला जाए। अन्य जानवरों पर रोक लगाई जाए। जैतपुर में मंडी के बाहर जो खरीद होती है इसको ख़त्म किया जाए, मंडी के अंदर खरीद हो, जिससे जैतपुर कस्बे में जाम से निजात मिल सके। ऐसी मांगे हैं हमारी। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? ये अनिश्चित काल तक चलेगा। अनशन शुरू है हमारा। अनशन में बैठे हुए हैं, 9 आदमी बैठे हैं अनशन में। अभी कोई अधिकारी आए हैं धरना प्रदर्शन? अधिकारी अभी आए तो नहीं है, फोन में बात हुई है, कल के आने के लिए कहा है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार रावत, निवासी ग्राम मंगरौल कला, राष्ट्रीय सचिव बुंदेलखंड किसान यूनियन। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जैतपुर में? किन मांगों को लेकर? अभी जो हमारा जो है मुआवजा हुआ था उसमें केवल अभी 60% लोगों का मिला है, उसके शेष पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा हमारा हमारी समस्या आ रही है कि जो है बीमा जो है रिजेक्ट कर दिए गए 65,000। इसके बाद में हमारी जो है मांगे जो है लोकल की भी मांगे क्षेत्र हैं, विद्युत आपूर्ति की समस्या है, कई समस्या हम लोग बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम लोग आंदोलन के लिए बात में बैठे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय बुंदेलखंड। अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति को मारी गोली। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना के खुलासे के बाद 4 टीमों का किया गया गठन। खबर जौनपुर से है, जहां पर बदलापुर थाने का हिस्ट्री शीटर है मृतक व्यक्ति पर 18 मुकदमे है पंजीकृत। बदलापुर के बक्शा थाना क्षेत्र के बबूरा की घटना है। ये आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 को ग्राम बबूरा थाना बदलापुर में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी।
जिसे इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों की तहरीर पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध, जो गांव के ही रहने वाले हैं, नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि जो मृतक है उसके विरुद्ध थाना बदलापुर और सिंगरामो में लगभग 18 से 19 अभियोग पंजीकृत हैं और यह थाना बदलापुर का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर तत्काल घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों की कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 30 दिसंबर 2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद के निर्देश में प्रभारी यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा जनपद के हवाई एवं प्रमुख मार्गों पर सघन यातायात जाँच अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा शराब पीकर वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। और इसी क्रम में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के अंतर्गत पेट्रोल पंप पर जाकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया। सघन अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले कुल 355 वाहनों के चालान किए गए, जिन पर मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत 6,05,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है। और साथ ही घने कोहरे एवं कम दृश्यता को दृष्टिगत रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम वाहन हेतु रिफ्लेक्टिंग टेप भी लगवाए गए हैं, जिससे रात्रि एवं कोहरे की स्थिति में वाहन दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सुरक्षित जिम्मेदाराना ढंग से वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया है। खबर हरदोई से है, जहां तहसील सवैचपुर के थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र अंतर्गत बसेरा गांव में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में उसके घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। आपको बता दें, मृतका की पहचान सावित्री देवी उम्र लगभग 60 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय रणवीर सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो सावित्री देवी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। महिला के गले में स्त्री इलेक्ट्रॉनिक आयरन का तार कसा हुआ मिला है, जिससे गला दबाकर हत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए हैं। थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में एक 60 वर्षीय महिला का शव प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या की आशंका प्रतीत हो रही है। शव को वीडियोग्राफी की निगरानी में आपको बता दें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही फोरेंसिक जांच के आधार पर संवैधानिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक 31/12/2025 की रात्रि 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र बेटा गोकुल अंतर्गत बलहरा गांव की रहने वाली सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय रणवीर सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष का शव घर के कमरे की चारपाई में पड़ा हुआ है। गले में पेच का तार कसा हुआ है। परिजनों की तहरीर की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों पैनल के साथ में वीडियोग्राफी के कराया जाएगा। पोस्टमार्टम भेजा बहराइच जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के शेख दहीर गांव में किसान की जमीन को पैसे के बल पर अधिकारियों की मिलीभगत से हथिया लिया गया, जिसमें क्षेत्र के लेखपाल की अगुवाई में सरकारनामा रचा गया है। आपको बता दें, पहले जमीन की पैमाइश कराई गई और फिर बिना दूसरे पक्ष को सूचना दिए अधिकारियों को जमीन नाप कर विपक्षियों का कब्जा उस जमीन पर करा दिया गया, जिस पर पहले पक्ष का कब्जा से वैसे तो यह सारी प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई के तहत की गई है। साथ ही प्रथम पक्ष के ऊपर कई धाराओं में चालान भी किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लोगों का आरोप है कि लेखपाल पक्ष का आरोप है कि लेखपाल आशुतोष सिंह ने विपक्ष से मिलकर सांठगांठ की है और कानूनी दांव पेच के सहारे मेरी जमीन हम लोगों से ही छीन कर विपक्षियों के कब्जे में दे दी गई है। बहराइच जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शेख दहीन में राम सेवक के परिवार में की लगभग 4 बीघा जमीन स्थित है, जिस पर उनका कब्जा काफी दिनों से चल रहा था। इस जमीन पर उनके विपक्षी रमेश, दिनेश और साथ ही परमेश निवासी शेख दहीर आदि ने कानूनी दांव पेच खेलकर लेखपाल व अन्य अधिकारियों की मदद से जमीन की पैमाइश करके अपने हिस्से की ओर कर लिया है।
और साथ ही जिससे राम सेवक और उनके हिस्सेदारों की जमीन रमेश आदि के खातों में चली गई है और उनकी जमीन गायब हो गई है। अब इस पर पीड़ितों की जमीन कहां चली गई है, जिसको निकाल कर देने के लिए लेखपाल आनाकानी कर रहे हैं। और उधर जमीन की पैमाइश हो जाने के बाद विपक्षियों ने खेतों पर कब्जा कर लिया है और उसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर उस पर अपना कब्जा दिखा रहे हैं। क्या नाम है दादा? राम सेवक। राम सेवक जी, क्या मामला है आपकी ज़मीन का? मामला हमारा ये है कि हमारे और हमारे महिला के नाम से, हमारे भाई के नाम से ज़मीन है। महिला नाम से 2 बीघा आधा विस्वा 164 और राम सेवक रूप नारायण के नाम से 162। हाँ। और इसकी कुर्रा बंटवारा भी हो गया है 7/9/22 में। कई चक्कर ज़मीनें नापी गई, लेकिन इनके गाठा नहीं नापे जाते हैं। घूम फिर के 81 में इधर उधर कर। अभी क्या दिक्कत है आपको? अभी दिक्कत यही है कि हमारा मुकदमा गोंडा चला गया। अब गोंडा से हमको कुछ न्याय मिले, हम यहाँ पर हदबरारी भी कराइबे, लेकिन ये मनमानी कल की डेट में करवा लिए हैं। 14/11 में करवाए हैं। हमारे ऊपर चालान भी हो गया है 4 लोगों पर। तो इन्होंने जो बंटवारा कराया है, इसमें ज़मीन इनको उतनी ही मिली है जितनी ज़मीन थी? ये उससे तो ज़्यादा जोत लिए, ज़्यादा जोत रहे हैं। उससे ज़्यादा जोत लिए। रमेश, दिनेश, मुकेश, कमलेश, परमेश, सूर्य प्रकाश जोत लिए, कंगिया गाड़ दिए, तार बांध लिए, बिरवा भी काट लिए हैं। आम के कई पेड़ लगे। क्या नाम है आपका? राम सेवक। आपकी ज़मीन है इसमें? हाँ। कितनी है? हमारी 1 बीघा मेरे भाई की है रूप नारायण। मेरे पत्नी के नाम से श्री कुसुमा देवी 164 टन, यानी 2 बीघा आधा विस्वा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।